हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एलडीसीएसओ एग्ज़ाम 16-17 में आरटीआई से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 does not include which one of the following। तो इसमें क्या है, पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में कौन नहीं आएगा। बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में कौन नहीं आएगा। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये जो है पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में आ जाएगा। लोकायुक्त ऑफ दिल्ली ये भी आ जाएगा। ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग सब्सटेंशियल ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ये भी आ जाएगा। एनजीओ जिसको सब्सटेंशियल ग्रांट दिया जाता है वो भी किस में आता है, पब्लिक अथॉरिटी में आ जाता है। ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड ये जो है ना, ये नहीं आएगा, ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा, डी होगा। इस पर काफ़ी जो है बवाल भी हुआ था जब जो कोविड का टाइम चल रहा था, तो कि पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे हैं, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन, हु हैज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर में राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार किसे दिया गया है। तो आपको पता ही है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। ठीक है, ऑल एजेंसीज ऑफ द स्टेट को नहीं है, ऑल इंडिविजुअल्स को नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 होगा, डज नॉट इंक्लूड। कौन सा इंक्लूड नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी के ऑब्लिगेशन में कौन इंक्लूड नहीं है। पहला स्टेटमेंट लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है पब्लिकेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट व्हाइट फॉर्मुलेटिंग इम्पोर्टेंट पॉलिसीज विच अफेक्ट पब्लिक। ये जो है कहाँ दिया हुआ है आपको पता है, देखिए सेक्शन 4 में जो है ना, आरटीआई सेक्शन 4 में ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी के बारे में दिया हुआ है। तो 4 का 1 का जो आप सी नंबर पॉइंट देखेंगे, उसी सी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम करेगी तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होगा वो पब्लिक को बताएगी, पब्लिश करेगी। ठीक है, एक ये भी सही है। और इसी सी नंबर में जो है ना, ये भी लिखा हुआ है कि कोई डिसीजन लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेगी, पब्लिक अथॉरिटी कोई डिसीजन लेगी जिससे पब्लिक अफेक्ट हो रही है, तो उस डिसीजन को भी क्या करना है, उस डिसीजन को भी कन्वे करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी वाला भी सही है। प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस टू अफेक्टेड पर्सन, ये किस में दिया हुआ है, तो 4 के 1 के डी में दिया हुआ है, ये भी सही है। बोल रहा है कि ऐसा डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो किसी पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, रीजंस बताना है। तो बेसिकली ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है। डी नंबर देख रहे हैं, डी नंबर में प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, जो है कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो डी वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 डज नॉट इंक्लूड। बोल रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड नहीं है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड,
तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड से संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसको हम नहीं ले सकते हैं। टेकिंग नोट्स फ्रॉम द ऑफिशियल फाइल्स ये ले सकते हैं। टेकिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ए डिसीजन ऑफ द कोर्ट ये भी ले सकते हैं। तो क्या नहीं ले सकते हैं, तो बी नंबर नहीं ले सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 डज नॉट मीन। बोल रहा है कि कंपिटेंट अथॉरिटी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में क्या नहीं हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ये तो है नहीं। आपको जो है जब मैं ये पढ़ा रहा था डेफिनीशन का वीडियो, जो हमारा 2 नंबर वीडियो है, सेकेंड वीडियो बनाया था आरटीआई पे, वो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें पढ़ाया था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि दिल्ली में जो एलजी होता है वो कंपिटेंट अथॉरिटी होता है आरटीआई के अंडर में। तो ये जो है ना ये कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। स्पीकर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के लिए, स्पीकर हो जाएगा। चेयरमैन हो जाएगा किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसका जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगा वो चेयरमैन हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के केस में वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 डज नॉट इंक्लूड। बोल रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में कौन सा जो है नीचे स्टेटमेंट है वो जो है इन्फॉर्मेशन के अंदर में नहीं आता है। तो पहला है रिकॉर्ड एज डिफाइन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, रिकॉर्ड्स आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन के अंदर में रिकॉर्ड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड्स आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी, ये नहीं आएगा। जो है प्राइवेट बॉडी का अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और पब्लिक अथॉरिटी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है तो उसको नहीं दे सकते हैं। अगर पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सकता है तो उस केस में वो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी के अंडर में आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ लिखा हुआ है नॉट, कैन नॉट बोल रहा है। अगर जो है नॉट नहीं रहता इसमें तो हो जाता। रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी, रिपोर्ट्स भी आ जाता है। इन्फॉर्मेशन के डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, वो नहीं आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है। एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड ओनली इन इंग्लिश और हिंदी, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई का जो एप्लीकेशन है वो किस में लगाया जा सकता है, केवल इंग्लिश और हिंदी में नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ है, और करके है इन एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, यानी उस एरिया जहाँ से एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, उस एरिया में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उसमें भी वो लगा सकता है। तो ओनली इंग्लिश और हिंदी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एन एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट ए कंपनी प्रेस्क्राइब्ड फी एक्सेप्ट फॉर पर्सनस बिलो पॉवर्टी लाइन, ये स्टेटमेंट सही है भाई। प्रेस्क्राइब फी देना है बीपीएल वाले को छोड़ करके। नो पर्सनल डिटेल्स नीड नॉट बी गिवन व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट दोज नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग द एप्लीकेंट, ये भी सही है। आरटीआई लगाते समय कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं देना है, सिर्फ इतना देना है जिससे उसे कांटेक्ट किया जा सके। इन्फॉर्मेशन कैन बी सॉट इवन ओरली, ये भी सही हो जाएगा। ऐसे जैसे इलिटरेट के केस में मान लीजिए कोई ओरली जो है इलिटरेट पर्सन है, ओरली जो है ना आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगने आया है, तो सीपीआईओ या पीआईओ जो भी होगा और उसे राइटिंग में क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी जो है पूरी तरह से तो इसको हम सही नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इलिटरेट पर्सन ओरली आता है इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए तो उसको भी इन्फॉर्मेशन देना होता है। उस केस में क्या होगा, सीपीआईओ का काम है उसे राइटिंग में रिड्यूस करवाना। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पूरी तरह से जो गलत है इसमें ऑप्शन में तो वो है ए नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश हिंदी में नहीं होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी वो कर सकता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला नो रीजन्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो करेक्ट है। बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन सीक करने के लिए कोई रीजन्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन इज टू बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर 2 वीक्स, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 2 वीक्स के बाद जो ऐसा नहीं है कि फ्री में 2 वीक यानी 15 दिन के बाद ही जो है फ्री में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसमें दिया हुआ है कि जो टाइम लिमिट है 30 दिन का, अगर 30 दिन के अंदर में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तब इन्फॉर्मेशन को फ्री में देना पड़ेगा। ठीक है, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ पब्लिक अथॉरिटी फॉर इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, बोल रहा है कि 1 वीक में ट्रांसफ़र करना है, जबकि जो है ना ये 5 दिन के अंदर में ही करना होता है। मान लीजिए किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गया जो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करता है, तो उसे 5 दिन में कर देना है, ना कि 1 वीक में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इफ एन इन्फॉर्मेशन रिलेट टू लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है, क्या है, लिबर्टी से संबंधित है, लाइफ एंड लिबर्टी से रहता है, तो 48 घंटे में देना होता है, ना कि 1 वीक में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। कौन सा करेक्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सप्लाई ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आरटीआई में सारे इन्फॉर्मेशन को देना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड जो जैसे देश के सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं दे सकते हैं। यानी 8 सेक्शन 8 के 1 में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो नहीं सप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू करप्शन इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF में जो करप्शन से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको देना पड़ेगा, तो ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटेलिजेंस ब्यूरो मस्ट बी सप्लाइड, ये भी सही है। जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो भी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका 1 2 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कैन नॉट बी डिनाइड ऑन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड्स ऑफ केसेज, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन द स्टेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कौन सा इन्फॉर्मेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन द स्टेट, बोल रहा है कि स्टेट के कॉपीराइट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी पर्सन के कॉपीराइट से संबंधित अगर इन्फॉर्मेशन रहता तो उसको डिनाई कर सकते थे, तो ये वाला डिनाई नहीं हो सकता। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही होगा, क्योंकि स्टेट के कॉपीराइट से संबंधित इन्फॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इज लाइकली टू इम्पीड इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, तो ये क्या है, ये वाला तो डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 8(1) में आ जाता है। इन्फॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट वाला भी 8(1) में आ जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये भी 8(1) में आ जाता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बोल रहा है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसका क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, LLB होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो मेंशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। किस लिए गलत है, तो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है पोस्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, उसका एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाता है
तो अभी जो है उसका 3 साल तक टेन्योर है, वो 3 साल तक क्या करेगा, अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब हटा देगा। प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट के मर्जी पे डिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसे हटा दे। जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट का जब मन करेगा तब वो हटा देगा। अगर जो है प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि इसको हटा दिया जाए गवर्नर को, तो हटा देगा प्रेसिडेंट। लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर के केस में ऐसा नहीं है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है। इसको हटाने के लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि अगर उसके अगेंस्ट में प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा और उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, इंक्वायरी करेगा और वह सही पाया जाएगा तभी उसको हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो ये जो बी नंबर स्टेटमेंट है वो क्या है, बी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर अनलेस ही इज ए पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ। ये स्टेटमेंट सही है, एरा गेरा को नहीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाएगा। ठीक है, पब्लिक में एमिनेंट पर्सनालिटी होगा उसी को बनाया जाएगा। डी नंबर देख लेते हैं, एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर मस्ट हैव वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन रह गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, प्रेसिडेंट के मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि जब चाहे तब हटा दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं वो क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 when only a part of the information is supplied, severing the same from the rest of the information which cannot be supplied, the applicant must be given notice indicating। इसमें बेसिकली ये जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी अप्लीकेंट को जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सेवरिंग करके दिया जा रहा है, यानी जो है जैसे मान लीजिए कि जो देश के सिक्योरिटी इंटेग्रिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो देश के सिक्योरिटी इंटेग्रिटी से संबंधित नहीं है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, वो काट देगा और काट के उतना ही इन्फॉर्मेशन देगा एप्लीकेंट को। तो जब इस तरह का सेवर करके जो है अलग करके अगर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट को देगा तो एप्लीकेंट को एक नोटिस भेजेगा। नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, तो रीजंस देगा सेवरेंस का कि क्यों अलग करके दिया जा रहा है। दूसरा, एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी विच हैड टेकन डिसीजन, ये गलत है, एड्रेस नहीं है, नेम एंड डेजिग्नेशन। क्या बताना पड़ता है, नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम एंड डेजिग्नेशन, जो नाम जो डिसीजन लिया है, जो अथॉरिटी डिसीजन लिया है सेवर करके देने का, उसका नाम एंड डेजिग्नेशन बताना है, एड्रेस नहीं बताना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हीज या हर राइट टू रिव्यू द डिसीजन, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। हमारा जो आरटीआई का जो ये प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।